हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एससीपी स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स में हम नेचर में होने वाले बहुत सारे घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनमें कौन सी लॉज एप्लीकेबल हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम फिजिक्स में इस नेचर के जितने भी लॉज हैं उनको रिवील करते हैं, ठीक है। और इस काम को जो करता है उन्हें हमने नाम दे दिया है साइंटिस्ट, ठीक है। तो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वो न्यूटन हो या फिर जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया था, या फिर आर्यभट्ट हो जिन्होंने जीरो के सिंबल की खोज की थी। एक बात आपको बता दूं, आर्यभट्ट ने जीरो सिंबल की खोज की थी, ना कि जीरो का इन्वेंट किया था, ठीक है। जीरो का इन्वेंशन इनसे पहले हो चुका था, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पर वो पता चलेगा, ठीक। और या फिर आइंस्टाइन की बात कर लें तो इन लोगों ने क्या किया है, इन सभी लोगों ने नेचर में होने वाले जितने भी घटनाएं हैं उनको समझा है और उनमें कौन सी लॉज एप्लीकेबल है उनको फाइंड किया है। जैसे आपको समझना है तो एक बहुत ही मतलब ग्रेट फिजिशियन है डॉक्टर डॉक्टर आर.पी. फेमन। उन्होंने एक फिजिक्स का अच्छा खासा एक्सप्रेशन दिया एग्जाम्पल के थ्रू। उनके अनुसार मान लीजिए कि एक चेस बोर्ड है, ठीक है, चेस है और दो प्लेयर इनको चेस को खेल रहे हैं। अब अगर दोनों प्लेयर्स खेलेंगे, ठीक है, और आपसे कहा दिया जाएगा कि आप इस चेस में होने वाले मूव्स को देखिए, आपको चेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो बहुत देर तक देखने के बाद आप जो इसमें चेस के रूल्स हैं उसको बना सकते हैं ना, ठीक है। ठीक उसी तरह जो अर्थ है वो एक मान लीजिए एक बिग चेस बोर्ड की तरह है, एक बड़ा सा चेस बोर्ड है अर्थ, ठीक। और हम इस अर्थ पर रहते हैं। हमसे कह दिया गया है कि इसमें जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने मूव्स हो रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए। अब हम इसको ऑब्जर्व करते करते हम जो इनके जो लॉज हैं उनकी डिस्कवरी करेंगे। मीन्स कि हम एक अनुमान लगाएं कि हाँ ये लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल है। यही काम सबने किया है, न्यूटन, आर्यभट्ट, आइंस्टाइन, सबने सिर्फ इनमें होने वाले मोशंस को ऑब्जर्व किया और एक पर्टिकुलर लॉ फाइंड किया कि हाँ इस लॉ पे ये सारे मोशंस, ये सारे जो ये मतलब जितने भी इवेंट्स हैं, जो भी कुछ हो रहा है, सब इन लॉज पे एप्लीकेबल है। अब जैसे एग्जांपल मैंने पढ़ा था कि दो लोग चेस खेल रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि चेस में कुछ ऐसे मूव्स होते हैं जिनका यूज कभी कभार किया जाता है। अब किसी प्लेयर ने एक यूनिक मूव का यूज कर दिया, ठीक है। अब उसने यूनिक मूव लाएगा तो आपके हो सकता है कुछ कौन सारे जो रूल्स हैं, जो लॉज बनाए आपने, एप्लीकेबल ना हो और बहुत से एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जितने भी लॉ साइंटिस्ट जो बनाएंगे, कभी कभी होता क्या है कि ये लॉ कई जगह पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एप्लीकेबल क्यों नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉज गलत हो गए, मतलब कि उन पर्टिकुलर केसेस में ये लॉज एप्लीकेबल नहीं है और बाकी केस के लिए लॉ एप्लीकेबल है। ऐसे कि न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये लगभग हर जगह एप्लीकेबल करता है, ठीक है। लेकिन रॉकेट के केस में जो इस समय की जो एडवांस रॉकेट है जिसमें कि फ्यूल का यूज़ नहीं किया जा रहा है, सोलर पैनल का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन फेल्ड हो जा रहा है, वहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन फेल्ड हो जा रहा है। अब इसका ये मतलब ये तो नहीं कि ये मोशन गलत है। अगर आप किसी को मारते हैं तो भी आपको चोट लगेगी, जिसको मारे उसको चोट लगेगी, मीन्स की एक्शन रिएक्शन,
थर्ड लॉ में यही ना है, एक्शन और रिएक्शन। तो ये लॉ अब भी एप्लीकेबल है, मीन्स कि अर्थ में बहुत सारे ऐसे भी इवेंट्स हैं जहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट जहाँ पे ये नहीं हुआ, फेल्ड हो गया। अब इस तरह कई सारे जब फ्यूचर में और सारे इवेंट्स आएंगे कई ज़्यादा नंबर पे जो कि इस लॉ को फेल्ड करेंगे, इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो एक नया लॉ बनेगा या फिर इसी लॉ से मॉडिफाई किया जाएगा, एक नया लॉ बन सकता है। तो ये फिजिक्स का एक प्रोसेस है, हमेशा चला आ रहा है, ठीक है। ये नहीं एक जो न्यूटन ने बना दिया है उससे पहले किसी ने बना नहीं था, न्यूटन से पहले भी किसी ने बनाया होगा मोशन के लॉज को, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया होगा, इसलिए उसको नहीं माना गया होगा। फिलहाल जो एप्लीकेबल वो हम जानते हैं। तो ये बात हुई फिजिक्स की। अब फिजिक्स की बात हुई तो आप जानेंगे कि फिजिक्स के साथ आता है मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स कुछ नहीं है, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स करता क्या है कि फिजिक्स की लैंग्वेज को ईजियर करता है। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसका डिफिनेशन क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses is equal to product of two masses and inversely proportional to square of distance apart। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम जाएं इसके डिफिनेशन, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा m1 m2 के, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। डिफिनेशन में सिर्फ ये कहा गया है। अब हमने मैथमेटिक्स यूज़ किया, हमने दोनों कंबाइन कर दिया, हमने कर दिया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। अब हमने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी कौन सही नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी हमको दिक्कत करेगी, तब हम लेते हैं एक जी, कहीं कि लो भैया लो लगा दो जी, यहाँ पे मैं लगा दिया जी, तो हो गया एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस जी को बना दिया हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब कि एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, साथ साथ एक मिनट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मीन्स कि यूनिवर्स में है कोई भी जगह हो, हर जगह कांस्टेंट एप्लीकेबल होगा। अब कांस्टेंट मतलब ये तो है कि वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल है ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी आर की, आर गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जो होती है वो जगह जगह पर चेंज हो जाती है, जगह जगह पर चेंज होती है, लेकिन जी की वैल्यू जो है वो कहीं चेंज नहीं होगी, हर जगह कांस्टेंट रहेगी। अगर आप जी की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का फिजिक्स में कितना बड़ा यूज है। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स इतनी हार्ड हो जाएगी कि कोई फिजिक्स को पढ़ना पसंद ही नहीं करेगा, और मैथमेटिक्स के आते ही फिजिक्स इतनी आसान होती है कि जिसने मैथमेटिक्स पढ़ लिया उसके लिए फिजिक्स एकदम आसान है, या फिर जिसको फिजिक्स पढ़ने में आसानी है उसके लिए मैथमेटिक्स भी ईजी हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कि चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स वगैरह हमने जान लिया। अब हमारे जितने अर्थ है, इस अर्थ में बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, लेकिन मेनली 4 कैटेगरी में फोर्सेस को डिवाइड किया गया है, और उन सभी के अकॉर्डिंग कई सारे फोर्सेस आते हैं, ठीक है। अब एक कैटेगरी कौन सी है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो 4 फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बारे में सब लोग जानते होंगे। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये चुंबकीय बल होता है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियस में लगता है
और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये एटम में लगता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो यही है। इसकी लेकिन इसका जो रेंज है वो 10⁻⁻14 मीटर ही होता है, बहुत छोटा रेंज होता है। इन दोनों का, ये दोनों फोर्स हैं, इनका रेंज इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और इसका रेंज होता है 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब यूनिवर्स में मेनली ये दो फोर्स वर्क करते हैं जिनको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन दोनों फोर्सेस जो होते हैं ये स्मॉलर फोर्स होते हैं, इनका रेंज कम होता है इनको, इसलिए हम इनको मतलब खुली आंखों से देख नहीं पाते, मतलब फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इनके लिए हमको इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, तब जाके हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक। फोर्सेस की बात हो रही है तो हमने बात की अभी साथ ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहीं भी फोर्सेस जो लगेगा वहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी एप्लीकेबल होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता ही है आपको, F = -F, मतलब जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स आपको वापस मिल रहा है इन अ पूरी डायरेक्शन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से। सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ये फोर्स जो है सिर्फ दो बॉडीज के बीच में लगता है, दो नहीं मतलब मिनिमम दो बॉडीज के बीच में लगेगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट बॉडीज के बीच में लगेगा। अब जैसे कि ये बॉडी है मान लेते हैं और एक ये बॉडी है, इसका मास m1, इसका मास m2। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो कि हम सेंटर से लेते हैं दोनों बॉडीज की वो है r। अब दोनों बॉडी इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक। ये फोर्स लगाएगी r21 और ये फोर्स लगाएगा r12, मीन्स r21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और r12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अभी नहीं पढ़ा हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास के, मीन्स m1 × m2, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे हम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, ठीक। जब तो अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2/r², और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लगाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F = g m1 m2/r²। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फार्मूला। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर F = g कांस्टेंट वैल्यू, m1 m2 डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है, r² वेक्टर r² इंटू यूनिट वेक्टर r, ठीक है। या फिर इसको इस तरह लिखा जा सकता है g m1 m2 वेक्टर r³ इंटू वेक्टर r, सॉरी नहीं, यहाँ पे होगा वेक्टर r³ इंटू r, सिर्फ r, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है डिस्टेंस पे, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स मीन्स कि ये सेंटर पे एप्लीकेबल होता है, ठीक। लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसकी रेंज बहुत दूर से इनफाइनाइट होती है, ठीक है।
साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से थोड़ा वीक है, तो आप वीक फोर्स भी कर सकते हैं। इतना वीक नहीं है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो गई। अगर हम अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी है, ठीक है, और उसका हम उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपको फाइंड करना है, तो मान लीजिए F इक्वल टू जी, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी हो जाएगा, और आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ होगा। क्यों बताइए, ये सेंट्रल फोर्स मीन्स कि ये सेंटर पर लगता है, और जो बॉडी है वो सरफेस पे है, तो रेडियस ना होगा, उस दोनों के बीच डिस्टेंस ही आएगा। अब अगर हम जी के लोगों को पता ही है, F इक्वल टू जी के लोगों को पता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 अप्रॉक्स मान ले रहे हैं, इंटू मास है 10 स्क्वायर अपॉन 0.25 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे रेडियस जो है वो अर्थ का होता है 6400 किलोमीटर, जो उसका मास होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो हमने स्मॉल मास लिया m लिया है वो लिया हमने 10 kg। ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हम कुछ इस तरह मिल रहा है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा फोर्स F इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो अर्थ द्वारा उस सरफेस पे जो मास की जितना फोर्स लगाया गया है वो है 2.7 10⁻⁸ न्यूटन। मैंने मास 10 kg लिया है क्योंकि स्मॉल मास लिया है। ठीक, तो ये बात हुई ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि आप इसको ईएमएफ भी बुला सकते हो, ये दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। मान लें कि दो चार्ज पार्टिकल है, ये है Q1, ये है Q2। अब इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, ये भी सेंट्रल फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक, तो दोनों यहाँ पे भी सेम है फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के मीन्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इक्वल टू होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट हटाने के हम लगाते हैं वैल्यू K। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, K कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। करेक्ट वैल्यू थिंक तो 8.98 समथिंग कुछ आता है, सो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 9 मान लेते हैं। के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85419 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 8.9
9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम केवल इसको इस फॉर्म में पुट करें तो हमें मिलेगा फोर्स F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, और वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू यूनिट वेक्टर r। ठीक, और जो ये फोर्स है इस फोर्स को हम कहते क्या हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं कूलॉम्ब फोर्स। कूलॉम्ब फोर्स, क्योंकि कूलॉम्ब ने इसकी डिस्कवरी की थी, खोज की थी। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्रॉपर्टी बताया था हमने, ये भी सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स है, लॉन्ग रेंज है इसका, साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फिर इसको सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसे कि पहले बताया था मैंने, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और ये जो है सिर्फ या तो न्यूक्लियस में लगता है, न्यूक्लियस में किसमें, या तो प्रोटॉन्स के बीच में, ठीक है, या फिर न्यूट्रॉन्स के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में। ठीक है, सिर्फ इतना सा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, मीन्स कि डेली लाइफ में इसको फील करना पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, और इसी कारण जो होता है, जो न्यूक्लियस से वो कंबाइंड होता है, न्यूक्लियस को कंबाइंड करके यही रखता है। अब लास्ट जो फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स जो है वो एटम में लगता है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एटम में लगता है। ये करता क्या है, जैसे कि ये मेनली न्यूट्रॉन पे लगता है, और जब न्यूट्रॉन लगता है तो इस फोर्स के कारण दो कंडीशंस होते हैं, दो प्रोसेस ऑकर होते हैं। ठीक है, या तो प्लस बीटा डीके होगा या फिर माइनस बीटा डीके होगा। ठीक है, प्लस बीटा डीके या फिर माइनस बीटा डीके, कोई एक होगा। ऐसे बात करते हैं प्लस बीटा डीके में। प्लस बीटा डीके में क्या होगा, प्लस बीटा डीके में क्या होगा कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, वो चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में, और साथ ही साथ इमिट करता है, मतलब बाहर निकालता है एक पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन को इमिट करता है। ठीक है, ये होता है प्लस बीटा डीके में। माइनस बीटा डीके में क्या होगा कि माइनस बीटा डीके में जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में चेंज कर लेगा, और साथ ही साथ इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक और पार्टिकल बाहर निकलेगा। इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, अब प्लस बीटा डीके और माइनस बीटा डीके न्यूट्रॉन में या फिर न्यूक्लियस कह सकते हैं आप, न्यूक्लियस में जिस फोर्स कार्ड होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है,
इस तरह हमारा चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड हमने पढ़ लिया। इसके बाद तो और कुछ खास नहीं है, ठीक है। और हम देखेंगे देखा टॉपिक मिलेंगे, वो उतने मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ एक तरह से एक्सप्लेनेशन के रूप में दिया गया, फिर कोई मतलब नहीं उनका, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, और अगर कोई आपको डाउट है और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।